हाँ जी दोस्तों, बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स की जो कि रेलेवेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जो होंगे आपके नवंबर में। जो कि नवंबर में खैर क्या ही होंगे, आप कह सकते हो कि जो होंगे आपके दिसंबर 2020 में। तो कई सारी अमेंडमेंट्स हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स के अंदर। उसकी बात करेंगे सीक्वेंस मैनर में कि डायरेक्ट टैक्स में कहाँ कहाँ अमेंडमेंट है, किन किन चैप्टर में अमेंडमेंट है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो नहीं पढ़नी है आपको। और ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आपके अमेंडमेंट्स होते हैं, जो भी आपके अपडेशंस होते हैं, वो कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि अमेंडमेंट्स के पार्ट में से क्वेश्चंस आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से बात करेंगे। पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि कहां कहां पे अमेंडमेंट है, किन किन चैप्टर में अमेंडमेंट है और कितने पार्ट्स के अंदर उसको किस तरीके से हम कवर अप करेंगे। तो कुल मिला के इसके 4 पार्ट बनने वाले हैं। 4 पार्ट में पहला पार्ट होगा, इस पहले पार्ट में हम कुछ बेसिक अमेंडमेंट है आपके सरचार्ज को लेके, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद टीजीबीपी के अंदर छोटा सा अमेंडमेंट है, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा अमेंडमेंट है आपकी कैपिटल गेन के अंदर, इसके बारे में जानेंगे। ये तीनों चीजें आपकी एक पार्ट में कवर हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका अदर सोर्सेज का। इसके अंदर 2 मेजर अमेंडमेंट्स हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगला पार्ट आएगा आपका टीडीएस का। इसके अंदर 2 नए टीडीएस के सेक्शन है जो कि इंट्रोड्यूस हुए थे, जो कि आपके पुराने वाले मॉड्यूल के अंदर कवर अप नहीं था, और वो शुरू हुआ आपके मई 2020 में एप्लीकेबिलिटी थी, लेकिन वो आपका कंडक्ट ही नहीं हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि नवंबर 2020 के लिए वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। और एट लास्ट बात करेंगे कुछ अमेंडमेंट्स रिलेटेड, कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो कि आपकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर आप कह लो रिटर्न फाइलिंग का जो एक चैप्टर होता है उससे रिलेटेड है। छोटा सा एक अमेंडमेंट यहाँ पे भी। तो ये कुल मिला के आपके डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी जो चीजें थी वो आपकी ऑलरेडी मॉड्यूल के अंदर कवर हो रखी है। तो इन 4 पार्ट्स के अंदर इसको लेके चलेंगे। और एट द एंड आपको पता ही है कि इसका एक कंपाइलेशन वीडियो आपको और मिलेगा, जिसको एक साथ इन चारों चीजों को कवर करना, वो इस वीडियो के थ्रू इसको कवर कर सकता है। मेरे ख्याल से मोटा मोटा ये 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास का ही कंटेंट होगा जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं पहले कि स्टैट्यूटरी अपडेट के बारे में आपका मॉड्यूल क्या कह रहा है। एक चीज और क्लियर कर दें कि जो भी यहाँ इनकम टैक्स की अमेंडमेंट है, ये आपको पता है कि एक प्रकार का लॉ है। तो ऐसा कोई ना समझे, कोई ना सोचे कि हम जो इसको कवर कर रहे हैं, इसके लिए जो हमने ये जो रेफर किया एक तरीके से, जो ये सेगमेंट उठाया, जो ये मॉड्यूल उठाया, जो ये पीडीएफ उठाया है, ये ऑब्वियसली सीए इंटर का पीडीएफ है, लेकिन ये आपका लॉ है। तो ये अमेंडमेंट सभी के लिए होता है। तो ये जो अमेंडमेंट होंगे ये सीए इंटर के एग्जाम में तो ऑब्वियसली हेल्पफुल है ही है। साथ ही में सीए में इंटर की बात करें या फिर सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उनके लिए भी ये उतना ही हेल्पफुल है जितना सीए वालों के लिए हेल्पफुल है। ऑल्दो मॉड्यूल हमने उनका लिया है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ था और आपको एक्सप्लेन करने में इसमें आसानी होगी मुझे, इसलिए इसके मॉड्यूल को रेफर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मुद्दा ये है कि अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट लॉ का है, तो जैसे ही ये एप्लीकेबल होगा सीए इंटर वाले स्टूडेंट के लिए, सेम मैनर में एप्लीकेबल होगा ये बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी अमेंडमेंट को कवर करना चाहते हैं। ठीक है, तो किसी एक के लिए स्पेसिफिक नहीं है, दिस इज फॉर ऑल। चलिए अमेंडमेंट का थोड़ा बेसिक ले लेते हैं कि आपको पता होगा कि फाइनेंस एक्ट 2019 जो है वो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर एप्लीकेबल होता है। और साथ ही में मतलब जो अभी हम बात करेंगे नवंबर 2020 वाले एग्जाम में या दिसंबर 2020 वाले एग्जाम में, तो उसमें जो आपका फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है वो होता है 2019 का। साथ ही में जितने भी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स आ चुके होते हैं अप टू 30 अप्रैल 2020, मतलब 30 अप्रैल 2020 तक में जितने बदलाव आ चुके होते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं आपके नवंबर 20 या फिर दिसंबर 2020 वाले एग्जाम के लिए। ठीक, साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम के लिए जो आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है वो कौन सा है। आपका असेसमेंट जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है वो असेसमेंट ईयर 2021। ठीक, अब जो फाइनेंस एक्ट 2019 है ये ऑब्वियसली आपके जो पुराने मॉड्यूल जो आपके हाथ में है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जिस मॉड्यूल को आप रेफर कर रहे हो, उस मॉड्यूल के अंदर फाइनेंस एक्ट 2019 आपको अपडेट करके ऑलरेडी दिया गया था। मतलब जो आपको बुक मिली हुई है वो फाइनेंस एक्ट 2019 से तो अपडेटेड है, लेकिन जो जो अमेंडमेंट्स आए 30 अप्रैल 2020 तक, जो जो आपके नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आए, वो चीजें उसके अंदर कवर अप नहीं होती हैं, जिसको कवर करने के लिए ये पीडीएफ आपके लिए इशू किया गया। इस पीडीएफ के थ्रू आप समझोगे कि फाइनेंस एक्ट 2019 तक जितनी बातें थी उसके अलावा और किन किन चीजों के ऊपर नोटिफिकेशंस आए, किन किन चीजों के सर्कुलर्स आए, किन किन चीजों के ऊपर क्लैरिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है, तो उसमें से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 जिसमें बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। बेसिक कॉन्सेप्ट में जो यहाँ पे चर्चा होगी वो होगी सरचार्ज को लेकर। अब आपके मॉड्यूल में चीज कवर है कि नहीं कह नहीं सकते, बट आपको पता होना चाहिए कि एक इंट्रोड्यूस किया गया था आपके सीबीडीटी के द्वारा, क्या कि सरचार्ज को इनहेंस किया जाएगा। कितना इनहेंस किया जाएगा सर? तो 2 नए सरचार्ज के रेट निकाले गए थे, एक था 25%, एक था 37% और इनकम टैक्स। लेकिन कुछ कंडीशन है इसके साथ। कहा गया था कि अगर आपकी जो इनकम है वो एक्सीड करेगी 2 करोड़ से ऊपर, तो उस केस में जो आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा वो लगेगा 25% का। और अगर आपकी इनकम एक्सीड करेगी 5 करोड़ से ऊपर, तो उस केस में सरचार्ज लगेगा 37% का। लेकिन इसके अंदर कुछ एक क्लैरिफिकेशन आई थी जिसके ऊपर सीबीडीटी का प्रेस नोट था, जो कि आपको ध्यान रखना है और वो प्रैक्टिकल कंटेंट है,
तो उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिए हुए हैं जिसको हम समझ के चलेंगे कि इसकी एप्लीकेबिलिटी किस तरीके से है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर ही बन सकता है आराम से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सरचार्ज अपने आप में हर साल इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर साल इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें बदलती रहती है। तो क्या कहा गया कि ये जो एक इन्होंने दो सरचार्ज के रेट यहाँ पे लॉन्च किए थे, एक्सीडिंग 2 करोड़ एंड एक्सीडिंग 5 करोड़, तो उसको कर लिया गया विड्रॉ। किस केस में विड्रॉ कर लिया गया था? विड्रॉ कर लिया गया था वहां पे जहां पे स्पेशल रेट्स लगेंगे। स्पेशल रेट्स किसके लगेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि आपके 111A वाले होते हैं सेक्शन के, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 112A वाले होते हैं, जब आप ट्रांसफर करते हो क्या इक्विटी शेयर्स या फिर यूनिट ऑफ अ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ठीक है, जिसके अंदर आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की एप्लीकेबिलिटी होती है। तो ये चीज आपको पता है कि दोनों सेक्शन क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 111A वाली अगर कोई इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर 112A वाली कोई इनकम है, तो उस केस में कहा जा रहा है कि ये जो 25% और 37% वाला रूल है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये ऑल दो छोटी सी बात थी, लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी समझनी पड़ेगी कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या आ रहा है कि किस किस तरीके से हमारी इनकम होगी, तो उसको उस सेंस में हम कितने के ऊपर सरचार्ज लगाएंगे, किसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगाएंगे, इसको बाइफरकेटेड करते हुए समझना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट मैंने आपको क्या बताया, एक बार उसको क्रक्स दे दूं कि सर जी अगर आपकी जो भी इनकम निकल के आ रही है टोटल इनकम में से अगर टोटल इनकम में 111A वाली इनकम है तो उसको आपको हटा देना है। अगर टोटल इनकम में आपकी सेक्शन 112A वाली इनकम है तो उसको भी आपको हटा देना है। उसके बाद जितनी भी आपकी अदर इनकम बचेगी उसको चेक करना है कि अगर वो 2 करोड़ से ऊपर होगा तो 25% लग जाएगा, और अगर वो 5 करोड़ से ऊपर होगा अदर इनकम वाला तो उसके ऊपर आपका 37% वाला रेट लग जाएगा। अब इनको जो अलग कर रहे हैं, क्या इनके ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा? तो सरचार्ज लगेगा, लेकिन कौन सा वाला लगेगा? जो कि इन दोनों रेट से पहले का रेट हुआ था, जो कि आपका 10% था और जो कि आपका 15% था। तो ये जो दो रेट थे आपके सरचार्ज के, वो इनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। ये जो एक इनहेंस्ड रेट था वो आपको देखना है कि वो भैया इनके ऊपर गलती से ना लग जाए, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको अदर इनकम पे लगाना है इन दोनों सिनेरियो में। तो अदर इनकम आप निकालोगे, उसमें देखोगे 2 करोड़ से ऊपर जाएगा तो 25% लगा दोगे, 5 करोड़ से ऊपर जाएगा तो 37% लगा दोगे। अगर नहीं जाएगा तो नॉर्मल जो 10% और 15% आपका सरचार्ज का रेट था वही एप्लीकेबल रहेगा। एग्जाम्पल समझते हैं और डीप में समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल इसके ऊपर जिसमें आपको कहा गया कि टोटल इनकम जो है वो दी गई है आपकी, whether the total income including income under section 111A and 112A exceeding 50 lakhs but less than 1 करोड़, मतलब कि 50 लाख से ज्यादा है आपकी इनकम और 1 करोड़ से कम है, और इस इनकम के अंदर इंक्लूड हो रखा है कौन सा? 111A और 112A वाला। तो आपको पता है कि अगर 50 लाख से इनकम ऊपर जाती है तो सरचार्ज कितना रेट एप्लीकेबल होता है? 10%। अगर 50 लाख से ऊपर जाएगी तो कितना होगा? 10% होगा। और 1 करोड़ से नीचे है, तो जब 1 करोड़ से नीचे है तो ये जो एडिशनल रेट वाली बात है 25% वाली और 37% वाली, क्या ये इस एग्जांपल पे ही एप्लीकेबल हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये एग्जांपल आपका नॉर्मली कैलकुलेट हो जाएगा। नॉर्मली कैलकुलेट का मतलब कि नॉर्मली आप देखोगे भैया जो भी इनकम बन रही है उसके ऊपर 10% सरचार्ज लगाओगे और अपनी कैलकुलेशन कर लोगे, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। ये वाला प्रोविजन इस पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर कहा गया कि लेट्स से STCG है आपकी 30 लाख और LTCG आपका 25 लाख, अदर इनकम है आपका 40 लाख। तो कुल मिला के कितना हो गया? 30, 25 और 40, तो कुल मिला के हो गया आपका 95 लाख। तो 95 लाख से तो ऑब्वियसली बात है 1 करोड़ से नीचे है, और 95 लाख से तो ऑब्वियसली बात है कि 50 लाख से ऊपर है, तो इसके ऊपर आपका 10% का सरचार्ज लग जाएगा। अब कोई ये ना समझे कि सर जी जब हम नॉर्मल सरचार्ज लगाएंगे ना तो भी इन दोनों को एक्सक्लूड करेंगे। अगर इन दोनों को एक्सक्लूड कर दोगे तो आप देखोगे 40 लाख, और 40 लाख है तो 50 लाख से नीचे हो जाएगा, तो अब 10% भी नहीं लगेगा। पर ऐसा नहीं करना है। ये जो विड्रॉ किया गया है वो विड्रॉ किया गया सिर्फ और सिर्फ इन दो रेट्स के लिए, जहां पे कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों सेक्शन की इनकम होगी तो उसको हम हटा के फिर देखेंगे कि क्या वो 2 करोड़ और 5 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, और कर रहा होगा तो 25% या 37% का आपकी बात आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो ये नॉर्मल सिनेरियो हो गया जहां पे इसको लेके कोई बातचीत नहीं हुई। आपका 1 करोड़ से नीचे था, 50 लाख से ऊपर था, अलग अलग बाइफरकेशन था। आप सीधा सीधा रिजल्ट निकालोगे कि सरचार्ज जो है वो 10% का लग जाएगा पूरे इनकम के ऊपर, जो भी आपकी 95 लाख की इनकम है तीनों को मिला के। एक इलस्ट्रेशन था और क्लियर करते हैं, दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है आपका जहां पे टोटल इनकम जो है वो आपकी एक्सीड कर रही है 1 करोड़ से ऊपर, मतलब 1 करोड़ से ऊपर की आपकी इनकम हो गई, बट 2 करोड़ से नीचे है, और ये इनकम के अंदर आपका इंक्लूड है क्या? 111A वाला भी और 112A वाला भी। तो आपको पता है अगर 1 करोड़ से ऊपर जाएगा और 2 करोड़ से नीचे है, तो 1 करोड़ से ऊपर जैसे ही होता है सरचार्ज रेट कितना हो जाता है? 15%। एग्जांपल देख लेते हैं। STCG में इन्होंने रखा 60 लाख, LTCG में रखा 65 लाख, अदर में रखा कितना? 50 लाख। कुल मिला के कितना हो गया ये आपका? 1.75, मतलब 1.75 करोड़। ठीक है, अब 1.75 करोड़ है तो ऑब्वियसली बात है 2 करोड़ से नीचे है, 1 करोड़ से ऊपर है, तो रेट एप्लीकेबिलिटी कौन सी हो जाएगी? 15% सी। अगर 2% से 2 करोड़ से ऊपर गया ही नहीं, अगर आपका जो टोटल इनकम है वो 2 CR से ऊपर गया ही नहीं, तो 25 करोड़ का 25% वाला तो भी सवाल ही नहीं उठ रहा।
2 करोड़ से ऊपर जब तक इनकम जाएगा ही नहीं, 25% का तो सवाल उठेगा ही नहीं, और जब तक 5 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपका 37% वाला भी सवाल नहीं उठेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सिंपल हो गया कि 2 करोड़ से ऊपर गया ही नहीं है, तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि 15% लगता है जब 1 करोड़ से ऊपर जाता है, 2 करोड़ से नीचे रहता है। तो आप क्या करोगे, पूरी इनकम को जोड़ोगे। कोई रोल इस चीज का नहीं है कि एसटीसीजी कितना है, एलटीसीजी कितना है, अदर कितना है, कोई मतलब ही नहीं है। हम पूरे के पूरे टोटल इनकम के ऊपर सरचार्ज लगा देंगे, कितना, 15% के हिसाब से। तो ये भी सिंपल था। इसके अंदर भी अभी इनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, अगले एग्जांपल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, वो समझो जरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि टोटल इनकम अगर हम कहें जिसमें हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, 111A और 112A वाले को, हम अगर इसको एक्सक्लूड करके बात करें तो हमारी इनकम जो हो रही है वो 2 करोड़ से ऊपर जा रही है, लेकिन 5 करोड़ से नीचे है। तो इन दोनों को छोड़ के 2 करोड़ से ऊपर है, हो सकता है इनको लेंगे तो 5 करोड़ से भी ऊपर हो जाए, हमें नहीं पता, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन दोनों को अगर आप छोड़ते हैं तो 2 करोड़ से ऊपर जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या अब सरचार्ज कितना लगेगा, अब 25% लगेगा। लेकिन इन दोनों को छोड़ के अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो जितना अदर इनकम होगा उस पर 25% लगेगा। इन दोनों की इनकम पे कितना सरचार्ज लगेगा अभी भी, ये सेक्शन की जो इनकम होगी, ये सेक्शन की जो इनकम होगी, उसके ऊपर सरचार्ज अभी भी कितना लगेगा, 15% ही लगेगा। अभी भी कितना लगेगा, उसमें 15% ही लगेगा, ठीक है ना। उसके ऊपर आपका ये 25% का एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। हायर रेट जो है वो 15% ही है, इन दोनों के केस में वो 15 ही लगाओगे आप। द रेट ऑफ सरचार्ज on the income tax payable on the portion of income chargeable to tax under section 11A and 112A, वो अपने को निकालना है। तो हमें क्या देखा कि भाई साहब वो इनकम जिसमें हम 112A और 11A 111A को अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर तो आप 25% लगाओगे, और इन दोनों इनकम के ऊपर कितना सरचार्ज लगेगा, तो इन दोनों इनकम की बात की जा रही है कि उसके ऊपर कितना लगेगा, कभी भी 15% से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि वो हायर लिमिट है आपकी सरचार्ज की। ठीक है, एग्जांपल देख लिया यहाँ पे कि एसटीसीजी 54 लाख, एलटीसीजी 55 लाख, और ये आपका 3 CR, तो टोटल हो जाएगा आपका 4.09 CR हो गया। तो 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है और 5 करोड़ से नीचे है। लेकिन आप क्या बोलोगे कि इसे छोड़ के बताओ 2 करोड़ से ऊपर है क्या, तो आप बोलोगे हाँ, इन दोनों को अगर छोड़ भी दे तो भी 2 करोड़ से ऊपर है। तो मतलब ये जो 3 करोड़ है इसके ऊपर तो आपका 25% एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हमें इन दोनों के ऊपर क्या रेट लगाना है, जो आपकी ये दो इनकम है, तो ऑब्वियस बात है इन दोनों पे आप हायर रेट ऑफ सरचार्ज लगाओगे, विच इज व्हाट, 15%। तो सरचार्ज वुड बी लेविड 50% ऑन व्हाट, एसटीसीजी 54 लाख और एलटीसीजी 55 लाख, और 25% लगेगा किसके ऊपर, जो बाकी अदर इनकम बच जाएगी, जो कि है आपकी कितनी, 3 करोड़ रुपए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ खास ऐसा नहीं था। एक और एग्जांपल है इसके ऊपर, उसको और देखते हैं। कह रहा है टोटल इनकम है, अगेन एक्सक्लूडिंग, इन दोनों को अगर एक्सक्लूड करते हैं तो आपकी इनकम जो है वो एक्सीड कर रही है 5 करोड़। तो जैसे 5 करोड़ से एक्सीड कर जाएगी, आपका रेट कौन सा लग जाएगा, 37%। और अगर इन दोनों की बात करें कि इनके ऊपर कितना सरचार्ज लगेगा, तो इस पे अगेन हाईएस्ट रेट लगेगा, विच इज व्हाट, 15%। तो रेट ऑफ सरचार्ज जो होगा इन दोनों इनकम के ऊपर वो अभी भी कितना रहेगा, 15% ही रहेगा, उसको क्रॉस नहीं करेगा। एग्जाम्पल है इसका कि एसटीसीजी 111A वाला है आपका 50 लाख, एलटीसीजी 112A वाला है आपका 65 लाख, और अदर इनकम है आपकी कितनी, 6 करोड़। तो 6 करोड़ जैसी हुआ तो इन दोनों को आपको इंक्लूड करके नहीं देखना है कि सरचार्ज कौन सा लगेगा, इन दोनों को आप छोड़ोगे, फिर बोलोगे बताओ इनकम कितना, 6 करोड़। 6 करोड़ हो गया, मतलब सरचार्ज कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा इस पे, 37%। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। इन दोनों पे कितना लगाएंगे, तो इन दोनों पे आप हायर रेट ऑफ सरचार्ज लगाओगे, अदर देन दिस 25 एंड 37% का कॉन्सेप्ट। तो उस केस में आपका हायर रेट कितना होता है, 15%। तो सरचार्ज 50% एप्लीकेबल होगा, एसटीसीजी 50 लाख, एलटीसीजी 65 लाख, और 37 लगेगा बाकी सारी अदर इनकम के ऊपर, विच इज व्हाट, 6 करोड़। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपके सरचार्ज का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सरचार्ज किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से उसको विड्रॉ किया गया कि एसटीसीजी एलटीसीजी के ऊपर ये हायर रेट ऑफ सरचार्ज जो एक्सटेंड किया हमने वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सभी इनकम के ऊपर ये एप्लीकेबल होके चलेगा। एक और एग्जांपल है, फटाफट से देखते हैं। कह रहा है वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 111A 111(2) एक्सीड्स 2 करोड़ इन केस नॉट कवर्ड अंडर 3 and 4। कह रहा है कि 3 और 4 में कवर नहीं है और एक्सीड कर रहा है 2 करोड़। तो ऐसा सिचुएशन क्या हो सकता है, तो उसको देखो कि एसटीसीजी आपका 60 लाख है, एलटीसीजी 55 लाख है, अदर इनकम आपका 1 करोड़। तो आप हमेशा क्या देख रहे हो कि भैया 25% और 37% जो है, जो आपका 25% है और जो आपका 37% है, इसको चेक करने के लिए आप हमेशा इन दोनों को इग्नोर करोगे। जब इन दोनों को मैं काट दूंगा तो आपको पता लगेगा टोटल इनकम कितनी है, 1.10 करोड़, विच इज व्हाट, 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम। तो ऑब्वियस बात है 25 नहीं लगेगा, 37 का सवाल ही नहीं उठता। तो इसके ऊपर भी कितना लगेगा आपका, 15%, और इन दोनों के ऊपर तो हायर रेट लगता ही है, तो इन दोनों के ऊपर भी कितना लगेगा आपका, 15%। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि तीनों इनकम के ऊपर कितना लगेगा आपका, 15% का रेट। तो सरचार्ज वुड बी लेविड 15% ऑन इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 2.25 CR। ठीक है, तो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। मल्टीपल एग्जांपल से आपके माइंड में पिक्चर बन गई होगी कि किस तरीके से इसको एप्लीकेबल आपको करके चलना है अपने क्वेश्चंस के अंदर, अपने एग्जाम्स के अंदर।
अगला जो नेक्स्ट अमेंडमेंट का पार्ट है वो है आपके पीजीबीपी के अंदर, जिसके अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट दिया गया, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्रीज लगेगा ऑन सर्टेन सिनेरियो। सर्टेन सिनेरियो का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ने मोटर व्हीकल्स परचेज की है और उसको पुट टू यूज में डाल दिया 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले, और खरीदे कब है 23 अगस्त 2019 के बाद से लेके 31 दिसंबर 2020 के बीच में उसने उसको एक्वायर किया, और इस डेट से पहले पहले 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले उसको पुट टू यूज में भी डाल दिया, उस सिचुएशन में अगर कोई ये कंडीशन फुलफिल करेगा इन रिगार्ड टू मोटर व्हीकल्स, तो उसको इंक्रीज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फायदा दिया जाएगा। क्या क्या है, तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है आपका, यहाँ पे बात करेंगे मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। तो मतलब क्या है कि इन तीनों कैटेगरी के जो व्हीकल्स हैं उसको हम यूज करते हैं कहां पे, इन अ बिजनेस जो कि हमारा हायरिंग का बिजनेस है, जिसके अंदर हम हायर पे इनको प्रोवाइड करते हैं, और हमने ये तीनों में से किसी भी आइटम को एक्वायर किया है कब, इस पीरियड के बीच में 23/8/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में, और उसको पुट टू यूज में डाल दिया हमने कब 31 मार्च 2020 से पहले। तो इस सिनेरियो में आपको जो डेप्रिसिएशन का रेट अलाउ होगा वो होगा 45% ऑन डब्ल्यूडीबी। 45% का आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। सर इन जनरल कितना होता है, इन जनरल होता है 30%। इन जनरल अगर ये कंडीशन कोई फुलफिल नहीं करेगा, मतलब एक्वायर कर लिया पुट टू यूज बाद में करेगा, तो उस केस में कितना रेट मिलता है आपको 30% मिलता है। अगर किसी ने 23/8/2019 से पहले खरीदा होगा, आपके लिए जो फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल है वो ऑब्वियसली बात कौन सा है, 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020 का फाइनेंशियल ईयर आपके लिए एप्लीकेबल है। तो 23/8/2019 से पहले अगर किसी ने खरीदा होगा 1/4/2019 के बाद, तो उस सिनेरियो में आपको डेप्रिसिएशन कितना अलाउ करना है 30%। लेकिन अगर किसी ने इस ड्यूरेशन के बीच में खरीदा होगा तो उस केस में आपको डेप्रिसिएशन कितना अलाउ करना है 45%। ठीक है, तो वही कह रहा है फॉर मोटर बसेस, मोटर लॉरीज एंड मोटर टैक्सीज यूज्ड इन अ बिजनेस फॉर ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्सेप्ट दोज कवर्ड इन वन अबव, मतलब इस पॉइंट में जो कवर हुआ उसके अलावा जो भी होगा तो उस पर आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होगा वो कंटिन्यू करेगा एज 30% जो कि पहले होता था। ठीक है, तो ये एक स्पेशल कैटेगरी है। जब आप क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करोगे या प्रैक्टिकल इस टाइप के देखोगे या केस स्टडी में इस टाइप की चीज देखोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपको कैलकुलेट करना है वो दो पार्ट में करना है। जनरल सिनेरियो में 30% चलेगा, और ये स्पेशल केस है जिसमें इस पीरियड में किसी ने परचेज किया हो और पुट टू यूज में डाल दिया हो 31 मार्च 2020 से पहले, तो उस केस में उसको डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा 45%। सेम इसी मैनर में दूसरा पार्ट है जिसमें इन जनरल 50% मिलता है 15%, लेकिन आपको अलाउ किया जा रहा है 30%। अगेन वही कैटेगरी है कि अगर आपने मोटर्स कार जो कि आप अगेन परचेज करते हो, मतलब उस मोटर कार को आप यूज करते हो कहां पे, अपने बिजनेस के अंदर, जो कि आपका रनिंग का है ऑन हायर, मतलब कि आप मोटर्स कार्स को हायरिंग पे लगाते हो, भाड़े पे चढ़ाते हो, इस चीज का आपका बिजनेस है और आपने मोटर्स कार्स को परचेज किया। यहाँ पे क्या बात हुई थी, मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज, और यहाँ पे क्या आ रहा है मोटर कार्स। तो मोटर कार्स अगर आपने परचेज किया अगेन इस पीरियड के अंदर और उसको पुट टू यूज में डाल दिया आपने 31 मार्च 2020 से पहले पहले, तो इन जनरल इस पे कितना मिलता है 15%, लेकिन आपको कितना मिलेगा 30% अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हो तो। ठीक है, तो ये छोटी सी अमेंडमेंट है पीजीबीपी के रिगार्डिंग। जब आप डेप्रिसिएशन की क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उससे रिलेटेड कोई भी केस स्टडी डिस्कस करोगे, सॉल्व करोगे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ कैलकुलेशन आपका इस तरीके से वेरी कर जाएगा। दिस इज द अपडेटेड वन विच इज रेलेवेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, एक छोटी सी और इसी मिलती जुलती अमेंडमेंट है और बिल्कुल ना के समान सी इंपॉर्टेंट है, पर देख लेते हैं, जो कि रिलेटेड है कैपिटल गेन के ऊपर। कैपिटल गेन में बस कुछ खास नहीं है, आपको एक नया कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया गया, जो कि आपके फाइनेंशियल ईयर, जिस साल की आप काम कर रहे हो, जिस साल के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने एग्जाम में, उसके लिए एप्लीकेबल है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का, वो आपको और प्रोवाइड कर दिया गया, जो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ऑब्वियस सी बात है, जो कि आपका 289। तो ये सारे के सारे आपने पढ़े हुए, याद किए हुए, सारे मतलब याद क्या किए हुए, आपको रिसेंट का पता होना है, 1-2 साल रिसेंट के आपको पता होनी चाहिए, और एक इनिशियल का होता है जो कि आपको पता ही होता है। एक आपको बस ध्यान रखना है कि जिस साल के आप सवाल करोगे उस साल का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जो होगा व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन, वो आपको ध्यान रखना है कितना है 289। तो एक सिंपल सी चीज होती है, आप जब इससे रिलेटेड सवाल सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अपडेटेड कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है कैपिटल गेन के सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो ये 3 छोटी छोटी बातें थी। सरचार्ज का पॉइंट आई होप आपको सही से समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया होगा। डेप्रिसिएशन का पॉइंट आपको सही से समझ में आ गया होगा, और इसमें ऐसा कुछ खास समझने वाला था नहीं, आपको सिंपल सी चीजें जो याद रखनी है, दैट इज 289। 19-20 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 289। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इन दिस पार्ट। बाकी जो पार्ट होगा आपका वो आएगा अगला अदर सोर्सेज का, नेक्स्ट पार्ट उसको कवर करते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड।